नमस्कार दोस्तों, रंगमंच कहानियों का में आपका स्वागत है। तो कहानियों का सिलसिला शुरू करते हुए लीजिए सुनते हैं उषा प्रेमदा की कहानी, जिसका शीर्षक है जिंदगी और गुलाब के फूल। सुबोध काफी शाम को घर लौटा। दरवाजा खुला था, बरामदे में हल्की रोशनी थी और चौके में आग की लपटों का प्रकाश था। अपने कमरे में घुसते ही उसे वह खाली खाली सा लगा। दूसरे क्षण वह जान गया कि कमरे का कालीन निकाल दिया गया है और किनारे रखी हुई मेज भी नहीं है। मेज पर कागज के फूलों का जो गुलदस्ता रहता था, वह कुछ ऐसे कोण से खिड़की पर रखा था कि लगता था जैसे मेज हटाते वक्त उसे वहां वैसे ही रख दिया गया। उसने बहुत कोमलता से गुलदान उठा लिया। कागज के फूल थे तो क्या, गुलदान तो बहुत बढ़िया कट ग्लास का था। पहले कभी कभी शोभा अपने बाग के गुलाब लगा जाती थी, पर अब तो इधर कई महीनों से यही बदरंग फूल थे और शायद यही रहेंगे। सुबोध ने फिर खिड़की का गुलदान रखते हुए सोचा, हाँ यही रहेंगे, क्योंकि शोभा की सगाई हो गई थी और उसका भावी पति किसी अच्छी नौकरी पर था। सुबोध ने कोट उतार कर खूंटी पर टांग दिया। आखिर कब तक शोभा के पिता उसके लिए अपनी लड़की कुंवारी बैठाए रखते। सुबोध खिड़की के पार देख रहा था। धूल भरी सांझ, थके चेहरे, बुझे हुए मन। फिर वहां माँ के पास आया। उसकी माँ चौके में चूल्हे के पास बैठी थी। वह वहीं पीढ़े पर बैठ गया। कुछ देर कोई नहीं बोला। माँ ने दो एक बार उसे देखा जरूर, पर कुछ कहा नहीं। पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी रही, ऐसी मूर्ति जिसकी केवल आंखें जीवित थी। एकाएक सुबोध पूछ बैठा, अम्मा, मेरे कमरे का कालीन कहाँ गया? धूप में डाला था क्या? बाएं हाथ से धोती का पल्ला सिर पर खींचती हुई माँ बोली, वृंदा अपने कमरे में ले गई है। उसकी कुछ सहेलियां आज खाने पर आएंगी। सुबोध को अपने पर आश्चर्य हुआ कि वह इतनी सी बात पहले ही क्यों न समझ गया। उसकी सारी चीजें वृंदा के कमरे में जा चुकी थी। सबसे पहले पढ़ने की मेज, फिर घड़ी, आराम कुर्सी और अब कालीन और छोटी मेज भी। पहले अपनी चीज वृंदा के कमरे में सजी देख उसे कुछ अटपटा लगता था, पर अब वह अभ्यस्त हो गया था। यद्यपि उसका पुरुष हृदय घर में वृंदा की सत्ता स्वीकार न कर पाता था। उसे अनमना हो आया देख माँ ने कहा, तुम्हारे इंतजार में मैंने चाय भी नहीं पी, अब बना रही हूँ, फिर कहीं चले मत जाना। और पतीली का ढकना उठाकर देखने लगी। सुबोध दोनों हाथों की अंगुलियां एक दूसरे में फंसाए बैठा रहा। उसके कंधे झुक गए और उसके चेहरे पर विषाद और चिंता की रेखाएं गहरी हो गई। सशंक नेत्रों से माँ उसे देखती रही। मन ही मन कई बातें सोची कहने की, मौन का अंतराल तोड़ने की, पर न जाने क्यों वाणी न दे सकी। उसकी आंखों के सामने ही सुबोध बदलता जा रहा था। इस समय उसके नेत्र माँ पर अवश्य थे, पर वह उनसे हजारों मील दूर था। मौन रहकर उसे वह अपने अंदर अपने आप से लड़ रहा हो। काश सुबोध फिर वही छोटा सा लड़का हो जाता, जिसके त्रास वह अपने स्पर्श से दूर कर देती थी। पर सुबोध जैसे अब उसका बेटा नहीं रहा था। वह एक अनजान, गंभीर और परिचित पुरुष हो गया था, जो दिन भर भटका करता था, रात को आकर सो रहता था। सुख के दिन उसने भी जाने थे। अच्छी नौकरी थी, शोभा थी। अपने पुराने गहने तुड़वा कर माँ ने कुछ चीजें बनवा ली थी और अब वे नए बुंदे और बालियां
हार और कंगन बक्स में पड़े थे। शोभा की शादी होने वाली थी और सुबोध बदलता जा रहा था। दो धुंधली जल भरी आंखें दो उदास आंखों से मिली। उनमें एक मुख अनुनय थी। सुबोध ने मां के चेहरे को देखा और मुस्कुरा दिया। शब्द निरर्थक थे। दोनों एक दूसरे की गोपन व्यथा से परिचित थे। उनमें एक मुख समझौता था। मां ने इधर बहुत दिनों से सुबोध से नौकरी के विषय में नहीं पूछा था और सुबोध भी अपने आप यह प्रसंग न छेड़ना चाहता था। उसने कहा, देखो शायद पानी खौल गया। मां चौंकी। 2 बार जल्दी जल्दी पलक झपकाए, फिर खड़ी होकर अलमारी से चायदानी उठाई, उसे गर्म पानी से धोया, बहुत सावधानी से चाय की पत्ती डाली और पानी उड़ेला, फिर उस पर टोकीजा लगा दी। वह टिकौजी वृंदा ने काढ़ी थी और उसकी शादी की आशा में बरसों मां बक्स में रखे रही। अब उसे रोज व्यवहार करना मां की पराजय थी। उससे बड़ी पराजय थी सुबोध की, जो अपनी छोटी बहन की शादी न कर पाया था। टिकौजी पर एक गुलाब का फूल बना था और सुबोध उन गुलाब के फूलों की याद कर रहा था जो शोभा उसके कमरे में सजा जाती थी। उन बाली और बूंदों की सोच रहा था जो शोभा अब नहीं पहनेगी। दूध गर्म कर और प्याला पोंछ कर मां ने चाय सुबोध के आगे रख दी। सुबोध पीढ़े पर पालथी मार कर बैठ गया और चाय छानने लगा। मां अपनी कोठरी में जाकर कुछ खटर पटर कर रही थी। जरा देर में ही एक तस्तरी में चांदी का वर्क लगा हुआ सेब का मुरब्बा लाकर मां ने उसके सामने रख दिया और बड़े दुलार से कहा, खा लो। अपने विचार पीछे ठेलकर कुछ सुस्त हो हंसते हुए सुबोध ने कहा, अरे अम्मा, बड़ी खातिर कर रही हो, क्या बात है? मां ने स्नेह कातर कंठ से कहा, तुम कभी ठीक वक्त से आते भी हो। रात को 10-11 बजे आए, ठंडा सूखा खा लिया, सुबह देर से उठे, दोपहर को फिर गायब। कब बनाऊं, कब दूं? यह दिनचर्या तो सुबोध की पहले भी थी। तब वृंदा और मां दोनों उसके इंतजार में बैठी रहती थी। वृंदा हमेशा बाद में खाती थी। सुबोध की दिनचर्या के ही अनुसार घर के काम होते थे। पर तब वृंदा नौकरी नहीं करती थी। तब सुबोध बेकार न था। अब खाना वृंदा की सुविधा के अनुसार बनता था। सुबह उसे जल्दी उठना होता था, इसलिए रात को जल्दी खाकर सो जाती थी। अब सुबोध जब 8:30 पर सोकर उठता तो आधा खाना बन चुकता था। अब 9 बजे वृंदा खा लेती तो वह चाय पीता। पहले जब तक वह स्वयं अखबार न पढ़ लेता था, वृंदा को अखबार छूने की हिम्मत न पड़ती थी, क्योंकि वह हमेशा पन्ने गलत तरह से लगा देती थी। अब उसे अखबार लेने वृंदा के कमरे में जाना पड़ता था और इसलिए उसने घर पर अखबार पढ़ना छोड़ दिया था। जूठे बर्तन समेटते हुए मां ने कुछ कहना चाहा, पर रुक गई। उसका असमंजस भाप कर सुबोध ने कहा, क्या है? प्याला धोते हुए मंद स्वर में मां ने कहा, घर में तरकारी कुछ नहीं है। सुबोध ने उठकर कील पर टंगा मैला थैला उतार लिया। मां ने आंचल की गांठ खोलकर मुड़ा तुरा 1 रुपये का नोट उसे थमा दिया और कहा, जरा जल्दी आना, अभी सारी चीजें बनाने को पड़ी है। सुबोध कोट पहने बिना ही बाजार चला गया। यह पतलून वह काफी दिनों से पहन रहा था। कमीज के फटे हुए कफ और कॉलर काफी गंदे थे, पर उसने परवाह नहीं की। पर दोनों हाथों से थैले का मुंह पकड़कर उसमें गंदी तराजू से मिट्टी लगे आलू डलवाते हुए सुबोध को एक झटका सा लगा। उसके पास ही किसी का पहाड़ी नौकर भाव पूछ रहा था।
उसके चिक्कट बालों से माथे पर तेल बह रहा था, मुंह से बीड़ी का कड़वा धुआं निकल रहा था। वह भी थैला लिए था और तरकारी लेने आया था। सुबोध अचानक ही सोच उठा कि वह कहां से कहां आ पहुंचा है। अपने अफसर की अपमानजनक बात सुनकर तो उसने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अब कहाँ है वह आत्मसम्मान? छोटी बहन पर भार बनकर पड़ा हुआ है। उसे देखकर माँ मन ही मन घुलती रहती है। जिंदगी ने उसे भी गुलाब के फूल दिए थे, लेकिन उसने स्वयं ही उन्हें ठुकरा दिया, और अब शोभा भी। हाथ झाड़ कर सुबोध ने पैसे दिए और चल पड़ा। इस सब के बावजूद उसके अंदर एक तुष्टि का हल्का सा आलोक था कि इस्तीफा देकर उसने ठीक ही किया है। उसके जैसा स्वाभिमानी व्यक्ति अपमान का कड़वा घूंट कैसे पी लेता? स्वाभिमान। सुबोध के ओठ एक कड़वी मुस्कान से खिंच उठे। बाहर है स्वाभिमानी, उसने अपने आप से कहा। उसे वह सब बातें स्पष्ट होकर फिर याद आ गई। वे बातें जो रह रह कर टीस उठती थी। सुबोध स्मृति का एल्बम खोलने लगा। हर चित्र स्पष्ट था। नौकरी छोड़कर वह कुछ महीने घर नहीं लौटा। वहीं दूसरी नौकरी खोजता रहा, और अब लौटा तो उसने घर का चित्र ही बदला हुआ पाया। उसकी अनुपस्थिति में वृंदा ने उसकी मेज ले ली थी, और उसके लौटने पर वृंदा ने अवज्ञा से कहा था, दादा आप क्या करेंगे मेज का? मुझे काम पड़ेगा। सुबोध कुछ तीखी सी बात कहते कहते रुक गया। कई साल में घिसट घिसट कर BA LT कर लेने और मास्टरनी बन जाने से ही जैसे वृंदा का मेज पर हक हो गया। कोई अध्यापिका होने से ही पुस्तकों का प्रेमी नहीं हो जाता। सुबोध की उस मेज पर अब जूड़े के कांटे, नेल पॉलिश की शीशी और गर्द भरी किताबें पड़ी रहती थी। और फिर कुछ दिनों बाद माँ ने कहा, वृंदा को रोज स्कूल जाने में देर हो जाती है, अपनी अलार्म घड़ी दे दो। सुबोध ने कठोर होकर कहा था, नई घड़ी खरीद क्यों नहीं लेती? उसे कमी है। माँ ने आहत और भर्त्सनापूर्ण दृष्टि से उसे देख कर कहा, उसके पास बचता ही क्या है? तुम खर्च करते होते तो जानते। नहीं, मुझे क्या पता, हमेशा से तो वृंदा ही घर का खर्च चलाती आई है। मैं तो बेकार हूँ, निठल्ला हूँ। और झुंझला कर सुबोध ने घड़ी उसे दे दी थी। सबसे अधिक आश्चर्य तो उसे वृंदा पर था। अक्सर वह सोच उठता था कि यह वही वृंदा है जो उसके आगे पीछे घूमा करती थी, उसके सारे काम दौड़ दौड़ कर किया करती थी। जब भी उसने चाय मांगी, वृंदा ने चाय तैयार कर दी। और अब एक रात जरा देर से आने पर उसने सुना वृंदा बिगड़ कर माँ से कह रही थी, काम न धंधा, तब भी दादा से यह नहीं होता कि ठीक वक्त पर खाना खा ले। तुम कब तक जारे में बैठोगी माँ? उठकर रख दो, अपने आप खा लेंगे। उसके बाद सुबोध रात को चुपचाप आता, ठंडा खाना खाकर अपने कमरे में लेट जाता। सुबह जग जाने पर भी पड़ा रहता और वृंदा के चाय पी लेने पर उठकर चाय पीता, बाजार से सौदा ला देता, मैले ही कपड़े पहनकर बाहर चला जाता और जब थक जाता तो खिड़की के बाहर देखने लगता। माँ प्रतीक्षा में दरवाजे पर खड़ी थी। उनके हाथ में थैला देकर वह अपने कमरे में चला गया। कमरा उसे फिर नग्न और सूना सा लगा। जूते उतार कर वह चारपाई पर लेट गया। चारपाई बहुत ढीली थी। उसके लेटते ही दड़ी सिकुड़ गई। तकिया नीचे खिसक आया। दड़ी की सिकुड़ने पीठ में गड़ती रही। सुबोध की आंखें बंद थी, हाथ शिथिल और कान अंदर और बाहर के भिन्न भिन्न स्वर सुनते रहे।
खिड़की के पास से गुजरते दो बच्चे, सड़क पर किसी राही की बेसुरी बजती बांसुरी, खटखट करते दो भारी जूते, अंदर बर्तन की हल्की खटपट, तरकारी में पानी पड़ने की छन और खींची जाती चारपाई के पायों की फर्श से रगड़। तभी बाहर का दरवाजा अचानक खुला और वृंदा ने कुछ तीखे स्वर में पूछा, अम्मा, दादा घर में है? सुबोध सुनकर भी न उठा। माँ का उत्तर सुन वृंदा उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ी होकर बोली, दादा, टांगे वाले को रुपया भुना कर 12 आने दे दो। सुबोध ने चप्पलों में पैर डाले, उसके हाथ से रुपया लिया और बाहर आया। उसकी दृष्टि सामने खड़ी शोभा से मिल गई। उसके नमस्कार का संक्षिप्त उत्तर दे वह बाहर आ गया। नोट तुराकर तांगे वाले को पैसे दिए और फिर अंदर नहीं गया। पड़ोस में एक परिचित के घर बैठ गया और शतरंज की बाजी देखने लगा। वहाँ बैठे बैठे जब उसने मन में अंदाज लगा लिया कि अब तक शोभा और निर्मला खाना खाकर चली गई होगी, तो वह घर आया। सड़क पर सन्नाटा हो गया था। बत्तियों के आसपास धुंधले प्रकाश का घेरा था और पान वाला ग्राहकों की प्रतीक्षा में चुप और स्थिर बैठा था। वृंदा ने झुंझला कर कहा, कहाँ चला गए थे भैया? शोभा और निर्मला कब से घर आने की बैठी है, तुम्हें पहुंचाने जाना है। मुझे मालूम नहीं था, सुबोध ने कहा। जैसे कभी शोभा को घर पहुंचाया नहीं है, वृंदा ने कहा। तब सुबोध ने सोचा, तब शोभा की सगाई कहीं और नहीं हुई थी, तब वह बेकार न था। शोभा उससे शर्माती थी, पर उसके गुलदान में फूल लगा जाती थी। माँ नए गहने बनवा रही थी और वृंदा अपने कमरे में बैठी बैठी कूटती थी, क्योंकि वह बदसूरत थी और उससे कोई शादी करने को राजी नहीं होता था। अच्छा, तो चले? सुबोध ने शोभा की ओर नहीं देखा, पर शोभा बोल पड़ी, हमें जल्दी नहीं है, आप खाना खा लीजिए। माँ ने कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ा दी। वृंदा निर्मला को लेकर अपने कमरे में चली गई। सुबोध बैठ गया और शोभा ने उसके आगे तिपाई लाकर रख दी। फिर उसने रेशमी साड़ी का आंचल कमर में खोस लिया और थाली लाकर उसके सामने रख दी। सुबोध नीची नजर किए खाने लगा। चौके से बरामदे, बरामदे से चौके में बार बार जाती हुई शोभा की साड़ी का बॉर्डर उसे दिखाई देता रहा। हरी साड़ी, जोगिया बॉर्डर, जिस पर मोर और तोते कढ़े हुए थे। कभी कभी एड़ियां भी झलक उठती, उजली चिकनी एड़ियां। सुबोध को लगता कि वह अतीत में पहुंच गया है और शोभा वही है, वही जिससे कभी उसकी प्यार की बातें नहीं हुई, पर जो अनायास ही उससे शर्माने लगी थी। शायद उसे पता चल गया था कि उसके पिता ने सुबोध से बातचीत शुरू कर दी है और शायद अब तक शादी भी हो जाती, अगर सुबोध को कोई दूसरी नौकरी मिल जाती, या अगर सुबोध पहली अच्छी नौकरी न छोड़ता। सुबोध ने खाना बंद कर दिया। पानी पीकर हाथ धोने उठा तो शोभा झट से हाथ धुलाने लगी। उसकी आंखों में विनय भरी कातरता थी, उसके मुख पर उदासी, पर उसके बालों से सुबास आ रही थी। जब वह तांगा लेकर आया तो शोभा माँ के पास चुप खड़ी थी और माँ उसके सिर पर हाथ फेर रही थी। रास्ते भर दोनों चुप रहे। सबसे पहले निर्मला का घर आया। उसके उतर जाने पर शोभा ने आंसू भरे कंठ से कहा, आप यहाँ पीछे आ जाइए ना। वह उतर कर पीछे आ गया। तब बोली, कुछ बोलेंगे नहीं? क्या कहूँ? सुबोध ने उसकी ओर मुड़कर उसे देखते हुए कहा। शोभा की आंखें छलक रही थी। पोंछ कर कहा, मैंने तो पिताजी से बहुत कहा, फिर आखिर मैं क्या करती? मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा हूँ।
इस बात को स्वीकार कर लो कि मैं जिंदगी में फेलियर हूँ, कंप्लीट फेलियर, कुछ नहीं कर सका। जैसे मेरी जिंदगी में अब फुल स्टॉप लग गया है, अब ऐसे ही रहूँगा। तुम्हारे फादर ने ठीक ही किया, तुम सुखी रहोगी। प्यार से बड़ी एक और आग होती है, भूख की, पेट की। वह आग धीरे धीरे सब कुछ लील लेती है। आप इतने बिटर क्यों हो गए हैं? जिंदगी ने ही मुझे बिटर बना दिया है। फिर जैसे जाग कर तांगे वाले से कहा, अरे बड़े मियाँ, लौटा ले चलो, घर तो पीछे छूट गया। शोभा उतरी, कुछ क्षण अनिश्चित सी खड़ी रही। सुबोध के हाथ बढ़े, फिर पीछे लौट आए। शोभा, अच्छा, नमस्ते, शोभा ने कहा और वह अंदर चली गई। टांगे में अकेला सुबोध सड़क पर घोड़े की एकरस टापों के शब्द को सुन रहा था। कभी कभी तांगे वाला खांस उठता और वह खांसी उसकी शरीर झंझोड़ जाती। अंधेरा, खांसी और आखिरी सपने का भी मौत। सुबह उठकर सुबोध ने सबसे पहले बरामदे में बैठे धोबी को देखा। जितनी देर में उसके लिए चाय बनी, उसने अपने सारे गंदे कपड़े इकट्ठे कर उनका ढेर लगा दिया। अलमारी में सिर्फ एक साफ कमीज बची थी। पीठ पर फटी हुई उसे ढकने के लिए सुबोध ने कोट पहन लिया। कोट को भी काफी दिनों से धोबी को देने का इरादा था, परंतु अब जब तक धोबी कपड़े लाए तब तक यही सही। चाय पीकर वह बाहर चला आया। कोट की जेबों की तलाशी लेने पर उंगलियां एक इकन्नी सी जा टकराई। पान वाले की दुकान पर सिगरेट खरीदा और जलाकर एक गहरा कश खींचा और एक जगह रुककर वापस चला। रास्ते में धोबी मिला और उसने सुबोध को दोबारा सलाम किया। कपड़े जरा जल्दी लाना, समझे? कुछ रौब से सुबोध ने कहा। अच्छा बाबूजी, धोबी चला गया। कमरे में घुसते ही मैले कपड़ों का ढेर उसे वैसे ही दिखाई पड़ा जैसा कि छोड़ गया था। उसने वहीं रुककर पुकारा, अम्मा, मेरे कपड़े धुलने नहीं गए? पता नहीं बेटा, वृंदा दे रही थी, उससे कहा भी था कि तुम्हारे भी दे दे। सुबोध को न जाने कहाँ का गुस्सा चढ़ाया। चीख कर बोला, कितने दिनों से गंदे कपड़े पहन रहा हूँ। 15 दिन में नालायक धोबी आया तो उसे भी कपड़े नहीं दिए गए। तुम माँ बेटी चाहती क्या हो? आज मैं बेकार हूँ तो मुझसे नौकरों सा बर्ताव किया जाता है। लानत है ऐसी जिंदगी पर। माँ त्रस्त हो उठी। जब सुबोध का कंठ स्वर इतना ऊंचा हो गया कि बाहर तक आवाज जाने लगी तो वह रो दी। उन्होंने कुछ कहना चाहा, मगर सुबोध ने अवसर नहीं दिया। कहता गया, मुझे मुफ्त का नौकर समझ लिया है। पहले कभी तुमने मुझे यह सब काम करते देखा था? फिर उनके कंठ की नकल करता हुआ बोला, घर में तरकारी नहीं है, वृंदा की सहेलियां खाना खाएंगी, उधर हमारी बहन है कि हुकूमत किया करती है। अब मैं समझ गया हूँ कि मेरी इस घर में क्या कद्र है। मैं आज ही चला जाऊंगा, तुम दोनों चैन से रहना। कहता कहता वह घर से बाहर आ गया। अपनी छटपटाहट में उसके अंदर तक तीव्र विध्वंसक प्रवृत्ति जाग उठी। उसका मन चाह रहा था कि जो कुछ भी सामने पड़े उसे तहस नहस कर डाले। वह चलता गया और उसी धुन में एक साइकिल सवार से टकरा गया। वह गिर पड़ा, उसके ऊपर साइकिल आ गई और वह व्यक्ति सबसे ऊपर। जब उसकी कोहनियां खुरदुरी सड़क से छिली और एक तीव्र पीड़ा हुई तो उसका ध्यान बटा। वह कुछ हक्का बक्का सा रह गया। उसने पाया कि उस व्यक्ति ने उससे तकरार नहीं की। अपने कपड़े झाड़े और साइकिल उठाते हुए कहा, भाई साहब, जरा देख कर चला कीजिए, चोट तो नहीं आई? अगर वह लड़ता तो उस मूड में शायद सुबोध मार पीट करने की उतारू हो जाता,
पर उसकी अप्रत्याशित विनम्रता से सुबोध ठिठक कर रह गया। जब सुबोध ने उठकर चलने की कोशिश की तो पाया कि बायां पैर सूजने लगा है। लंगड़ाता हुआ वह पार्क की बेंच पर आकर बैठ गया। उसकी दाहिनी कोहनी से खून टपक रहा था। जरा सा भी हिलने से पैर में तीव्र पीड़ा होने लगती थी। उसने संभाल कर पैर बेंच पर रख लिया और लेट गया। अपना ध्यान पीड़ा से हटाने के लिए वह फूलों को देखने लगा। उसकी बेंच के पास ही गुलाब का घनी बेल थी जिसमें हल्के पीले फूल थे। दर्द बढ़ता जा रहा था। उसने हिलना डुलना भी बंद कर दिया। कुछ देर स्थिर पड़े रहने से दर्द में विराम हुआ तो उसके ख्याल फिर सवेरे की घटना पर केंद्रित हो गए। उसका पैर हिला और दर्द की एक तेज लहर उठकर पूरे बाएं पैर में व्याप्त हो गई। सुबोध ने होंठ भींच लिए। जाड़ों की धूप थी पर लोहे की बेंच धीरे धीरे गर्म होती जा रही थी और बेंच का एक उठा हुआ कोना उसकी पीठ में गर रहा था, पर वह हिला डुला नहीं। आंखें खोलकर सड़क की ओर देखा तो स्कूल जाते हुए बच्चे, साइकिलें, खोमचे वाले, उसने आंखें बंद कर ली। जब पैर का दर्द कम होता तो कोहनी छरछराने लगती, पर इस आत्मपीड़न से जैसे उसे कुछ संतोष सा हो रहा था। वह कब सो गया उसे पता नहीं। जब आंखें खुली तो सूरज सिर पर था और बेंच तप रही थी। वह उठकर बायां पैर घसीटता और दर्द सहता हुआ छांव में घास पर लेट गया। उस पर एक बेहोशी सी छाई जा रही थी। घास का स्पर्श शीतल था। सुखदाई हवा में गुलाब के फूलों की सुवास थी, पर उसे चैन न था। उसे अचानक माँ का ध्यान आ गया। शायद वह चिंतित दरवाजे पर खड़ी हो, शायद वह उसके इंतजार में भूखी हो। उसने एक लंबी सांस ली और बाहें सिर के नीचे रख ली। दिन कितना लंबा हो गया था कि बीत ही नहीं रहा था। जैसे एक जुग के बाद आकाश में एक तारा चमका और फिर अनेक तारे चमक उठे। सुबोध घास में से उठकर फिर बेंच पर लेट गया। उसके सिर में भारीपन था, मुंह में करवाहट, पैर में जैसे एक भारी पत्थर बंधा था। सारा दिन हो गया था पर उसे कोई खोजता हुआ नहीं आया। वृंदा को तो पता था कि वह अक्सर पार्क में बैठा करता है, मगर उसे क्या फिक्र। पार्क से लोग उठ उठ कर जाने लगे थे। बच्चे, उनकी आयाएं, स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए घूमने आने वाले प्रौढ़, दो दो चींटियां किए हंस हंस कर एक दूसरे पर गिरती मोहल्ले की लड़कियां। पार्क शांत हो गया। हरी घास पर बच गए मूंगफली के छिलके, पूड़ियों के कागज के टुकड़े, तोड़े गए फूलों की मसली हुई पंखुड़ियां। 3 फाटक बंद कर लेने के बाद चौकीदार सुबोध की बेंच के पास आकर खड़ा हो गया। अब घर जाओ बाबू, पार्क बंद करने का टाइम हो गया। बिना कुछ कहे सुबोध उठ गया। 2-2 कदम लड़खड़ाया, फिर चलने लगा। हर बार जब बायां पैर रखता तो दर्द होता। धीरे धीरे लंगड़ा लंगड़ा कर वह पार्क से बाहर निकल आया। दरवाजा खुला था। बरामदे में मध्यम रोशनी थी, चौके में अंधेरा। वह अपने कमरे में आया। कोने में मैले कपड़े का ढेर था, ढीली चारपाई, गंदा बिस्तर, तिपाई पर खाना ढका हुआ रखा हुआ था। सुबोध चारपाई पर बैठ गया और तिपाई खींचकर लालचियों की तरह जल्दी जल्दी बड़े बड़े कौर खाने लगा। अभी आप सुन रहे थे उषा प्रेमदा की कहानी जिंदगी और गुलाब के फूल। कैसी लगी आपको ये कहानी? अपने विचार मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें तथा मेरे इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तब बेल आइकन बटन को दबाना न भूलें। सपोर्ट के लिए धन्यवाद।